इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो गया बताएंगे आप? मेरे कर्मचारी ने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और आप कहते हैं कि इसका संबंध आतंकवादियों से था। इसका कोई सबूत है? आप लोगों का स्टेटमेंट हर बात बदल रहा है, मैं बताएंगे क्या है? आप लोगों के रवैये से तो ये लगता है कि इस देश में आम आदमी की जिंदगी कहीं भी सुरक्षित नहीं। इतनी बड़ी लापरवाही कमेटी की रिपोर्ट का संतुष्ट नहीं है। आप गुड इवनिंग, मैं क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर श्यामानंद वाजपेयी और यह है मेरा दफ्तर दिल्ली के बदनाम पुलिस हेडक्वार्टर की पहली मंजिल पर। और बदनाम इसलिए कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले एक छोटा सा दर्दनाक हादसा यहाँ पेश आया, जब एक आतंकवादी कुछ मंजिल ऊपर के एक ऐसे ही कमरे से पूछताछ के दौरान खिड़की से बाहर जा गया। अब मेरे साथियों का ये दावा कि मामला खुदकुशी का है, वाजिब होते हुए इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट से मिलना था सर। अब कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह एक्सीडेंट है, थोड़ा पेश था, है ना? तो बस साहब, पब्लिक का गुस्सा भड़क गया, शुरू हो गया आंदोलन, प्रदर्शन, दोषारोपण और जो हड़ताल साहब। क्या भूख हड़ताल साहब। चुप, मुझे बोलना है। हाँ, तो जो अब तो इस बिल्डिंग को घेरे रहे, अब आप ही बताइए कि मुझ जैसा शरीफ और ईमानदार पुलिसमैन कैसे ऐसे माहौल में अपना काम राजधानी से कर सकता है? अब हर तरह के लोग पहले यहीं लाए जाते हैं, जुआरी, शराबी, चोर, उचक्के, लफंगे और बदमाश। ये तो एक तरह का सॉर्टिंग डिपार्टमेंट है। अब मैं आपको होशियार कर दूं कि इस घटिया से नाटक का लेखक भी पुलिस से उसी तरह बेइंतहा नफरत करता है जैसे कि ये कौन डिजाइन करते। अब ना चाहते हुए मुझे इनके तमाम एंटी अथॉरिटेरियन मजाकों का शिकार बनना पड़ेगा। अब ये सहने में मेरा साथ दीजिए। ऐसी हरकत तुम पहले भी कई बार कर रहे हो। जानते हो तुम कितनी बार पकड़े जा चुके हैं? जी हाँ, मैं अब तक एक मिनट। मेरा 2 बार डॉक्टर, 3 बार सेक्सोलॉजिस्ट, इनकम टैक्स कमिश्नर, साधु, जर्नलिस्ट, कुल मिलाकर 11 गिरफ्तारियां। लेकिन मेरा कसूर एक बार भी साबित नहीं हुआ इंस्पेक्टर। तब तू कैसे बचता रहा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन बेटा इस बार मेरी खैर नहीं। लचा गए, मेरा साफ सुथरा रिकॉर्ड देखकर मुंह में पानी भरा ना। तुम पर इल्जाम है कि तुमने साइकेट्री के प्रोफेसर और पटियाला यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व लेक्चरर की शख्सियत नकली तौर पर अख्तियार की, और ये साले धोखाधड़ी है, बता रहा हूं। हाँ, अगर कोई दुरुस्त और होशो हवास वाला आदमी ऐसा करे तो। लेकिन मैं वो पागल, एक सर्टिफाइड पागल। ये रही मेरी मेडिकल रिपोर्ट। 16 बार एक ही चीज, हिस्टोनिक मेनिया। ये लैटिन के हिस्टोनेज शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है अभिनय करना। थिएटर मेरा शौक है, वो भी थिएटर ऑफ रियलिटी। इसलिए मेरे प्ले में काम करने वाले बाकी एक्टर्स भी रियल होने चाहिए और उन्हें पता भी नहीं लगना चाहिए कि वो मेरे प्ले में काम कर रहे हैं, नहीं तो उन्हें मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा। और तुम तो जानते हो पैसे मेरे पास है नहीं। यही तो तुम्हें ठगते हो। मैंने आज तक किसी को नहीं ठगा है। हाँ, ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन ना संगीत एकेडमी में काम के लिए अप्लाई किया था कि पौवा ना होने की वजह से ना मेरा काम नहीं बना। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक तुम अपने क्लाइंट से एक विजिट के 20,000 रुपए ऐड क्या कहा बताओ? अरे बाप रे सर, इतने पैसे में तो मैं रिटायर हो सकता हूँ। अरे मेरी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से ना एकदम कैश फीस है। कैसी क्वालिफिकेशंस? 20 साल तक 16 पागलखाना में इस धंधे के कुछ बेहतरीन डॉक्टरों के अंदर लगातार ट्रेनिंग। आम आदमियों की तरह अपना वक्त बर्बाद करने की बजाय ना मैंने अपने आप को पढ़ाई में पूरी तरह से डुबो दिया। यहाँ तक कि जब बिस्तर कम पड़े तो उनके साथ सोया भी। 3-3 लोग एक साथ ही बिस्तर पर। तुम खुद मालूम कर सकते हो, मैं तो जीनियस हूँ। अरे हाँ, फरीदाबाद के उद्योगपति की जो मैंने डायग्नोसिस की थी ना, एकदम बेमिसाल। फीस भी एकदम बेमिसाल क्यों है? फीस तो ट्रीटमेंट का एक जरूरी हिस्सा होती है। अगर इन गधों से 20,000 भी ना झटकू ना, तो वो मेरी काबिलियत पर कभी यकीन नहीं करेंगे। उससे जरा भी कम और वो सोच लेंगे कि मैं कोई बेकार नौसिखिया या गवार हूँ। यहाँ तक कि फ्राइड, ओह सीमेंट फ्राइड, भगवान ने क्या अपना को शांति दे। हाँ, तो फ्राइड का भी कहना यही है, जितना तगड़ा बिल उतना ही काबिल डॉक्टर। बड़े अफसोस की बात है कि तेरे ही पेशेंट ने तेरी रिपोर्ट कर दी। अभी तेरे विजिटिंग कार्ड। हाँ, प्रोफेसर राममूर्ति, फॉर्मली लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला। तुम राममूर्ति हो? मैं ये क्या? प्रोफेसर राममूर्ति हूँ। तुम
प्रोफेसर। अरे कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट में संस्कृत, इलेक्ट्रॉनिक्स और डांस की इवनिंग क्लासेस लेता हूँ। यहाँ लिखा है साइकियाट्रिस्ट। कोमा के बाद हाँ फुल स्टॉप से पहले हाँ। यही तो क्या ये तो? प्रोफेसर राममूर्ति, कॉमा कैपिटल पी से साइकियाट्रिस्ट, फुल स्टॉप। आपको पंक्चुएशन और सिंटैक्स के बेसिक रूल तो पता होंगे ही, इसमें धोखाधड़ी क्या है? अब मैंने कहा था ना ये आदमी बिल्कुल पागल है। फॉर्मली लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला सच। फॉर्मली के बाद क्या? एक और कॉमा ध्यान नहीं दे सकते? सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। बस अपनी छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते और मेरे जैसे मासूम लोग फालतू में जेल में ठूस दिए जाते हैं, मालूम है? तो इन कॉमर्स का इन सबसे क्या लेना देना? आप जैसे कम पढ़े लिखों के लिए कोई नहीं, लेकिन कॉमर्स से ना पूरे सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। पढ़ने वाले यानी कि आप बस एक छोटी सी सांस और ये सांस सब मायने बदल देती है। और इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ा जाएगा, प्रोफेसर राममूर्ति, कॉमा कैपिटल पी से साइकियाट्रिस्ट, फुल स्टॉप, फॉर्मली, कॉमा लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला। देखा ठीक से पढ़ा जाता है, किताब समझ लेगा। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब साले मैं कर रहा हूँ? नहीं, तुम्हारी ग्रामर को ना थोड़ी सी घुन लग गई है। तुम चाहो तो मैं रिफ्रेशर कोर्स दे सकता हूँ कम दामों पर। मुझे मालूम है इन दिनों तुम्हारी आमदनी काफी घट गई है। चलो हम हिंदी के स्वर और व्यंजन से शुरू करते हैं। चलो शुरू हो जाओ। ई और आ। बहुत अच्छे, तुम भी शुरू हो जाओ। ये व्यंजन था, पहले स्वर। साले बंद करो चुपचाप और चुपचाप अपना स्टेटमेंट लिखो। लव मैरी टाइप के दम 45 वर्ड पर मिनट। शट अप। शॉर्ट एंड आई मैन ऑफ पिटमैन कांस्टेबल कार्बन लॉ। ए लगा दो प्लीज भोसड़ी वाले। नहीं, आईपीसी की धारा के 122 के अनुसार कोई भी विचार अधिकारी यदि अपनी कार्यावधि में किसी तरह के बंधनों का प्रयोग करता है जिससे कि मनोरोगी की दशा बिगड़ने का भय हो तो 5 से 15 वर्ष का कारावास और सेवावृत्ति जब्त। अच्छा तो तुम साले लॉ स्टूडेंट स्टूडेंट जरूरी कानून तुम्हें पागल खाने में सीखा हो। छोटी प्रोफेसर हफ्ते में 3 दिन क्लास लिया करता था, हिंदू लॉ, सीआरपीसी, आईपीसी, इम्तिहान अभी कभी। इसके चक्कर में मत साला ये हमें जानबूझ के बेवकूफ बना रहा है। बात बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं है बात। तो तुम साले वकील भी रख, तुम्हारी रिपोर्ट में कहीं किसी वकील का जिक्र तक नहीं है, यहाँ तक कि डिफेंस काउंसलर का भी नहीं। अबे डिफेंस काउंसलर बनना भी कौन चाहता है इंस्पेक्टर? मुझे डिफेंड वगैरह करने में मजा नहीं आता। मैं आपके समान, मुझे भी इल्जाम लगाने सजा देने में मजा आता है, लाइक अ जज। तुम साले जज भी बने थे, कभी मौका नहीं मिला। कितने शर्म की बात है। हाँ, लेकिन मेरी जज बनने की तमन्ना बहुत है। जानते हो कि खासियत क्या होती है? ये कभी रिटायर नहीं होते। तुम्हारे ये आम लौंडे लपाड़े 58 के हुए नहीं, तो ढीले सुस्त और काहिल हो जाते हैं और फिर खलास। लेकिन उसी उम्र में एक साधारण सा मजिस्ट्रेट हाईकोर्ट का जज बन जाता है। खामोश, अदालत जारी है। सॉरी मिला। देखा, अब इलियट पर काम करने वालों को ले लो। 10 साल नौकरी की, हादसे में हाथ कटा और बाहर। या फिर खान का मजदूर 15 साल में फेफड़े खराब हो जाते हैं और वो फिर किसी काम के नहीं रह जाते। हाँ, ये घरेलू बीवी, ये एक ऐसी नौकरानी है जो कभी रिटायर नहीं होती, लेकिन उम्र के साथ साथ काम तो बढ़ता जाता है, काम बढ़ता जाता है और इज्जत घटती जाती है और वो जैसे तैसे मर जाती है। लेकिन ये नाजुक दुबले पतले जज, ओए जितनी इनकी उम्र बढ़ती जाती है उतना ही इनका इज्जत और वोहदा भी बढ़ता जाता है। ये है मेरी लाट नौकरी। 10 साल में 20 साल में केस डिसमिस और वकील मेरे चेंबर में आकर रिश्वत भी दे सकते हैं। रुक जाओ तो मैं काटूंगा। यहाँ पिछवाड़े में रुक नहीं सकता। ये आदमी बिल्कुल पागल है। और मैं पागल कजले कुत्ते के काटने से मैं कजला मादर चौथ में चटी क्या काटा। कहाँ काटा? उंगली में? नहीं, पिछवाड़े में। वो तो मर गया, वो मर गया। मैं छोड़ने वाला हूँ। वो मैं गालू लगा करी। आप ये कर रहा है। मैं चुप रह। अरे पागल भी हूँ। मैं कूद जाऊंगा। मैं किस मंजिल पे हूँ जल्दी बताओ। मैं धक्के देता हूँ इस माथा चोर को। साहब नहीं साहब, ये जगह वैसे बहुत बदनाम है, हम और बदनामी मोल नहीं ले सकते। तुम ठीक है? मैं हमेशा ठीक कहता हूँ साहब। और मैं बता दूं, जब मैं वहां फुटपाथ पर दम तोड़ रहा हूँ ना, तो आस-पास झुंड लगाए रिपोर्टर को बता दूंगा कि तुमने मुझे धक्का दिया। अरे यार प्लीज क्या है, हम तुम्हारा बाल भी वाका नहीं करेंगे। कान पकड़ो, वादा करो। हाँ मेरे बाप। आईपीसी की धारा के सब सेक्शन को याद रखो। मनोविकृत पीड़ित व्यक्ति पर हिंसा या उसका प्रयास 6 से 9 वर्ष का कारावास, नौकरी से बर्खास्ती। हाँ इन्हें याद है। भगवान की याद रखो प्लीज। मेरा क्या, मैं तो सीढ़ियों से लुढ़क जाऊंगा। अरे दरवाजा भी। हाँ जी साहब। लुढ़कते पुढ़कते चले जाएंगे, पुलिस को फंसाते चले जाएंगे। लुढ़क पुढ़क धम। दरवाजे की चाबी को बाहर फेंक दो। हाँ। अरे नहीं, दराज को और दराज में चाबी रखो। दराज की चाबी को निकल लो। हाँ नहीं, बहुत हो गया, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पहले आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं, किसी ने। पर तुम अपने आप को समझते क्या पागल? हाँ। तो मैं तुमसे ज्यादा अरे पागल। वाह, मेरा भाई मिल गया। चलो तुम भाई चलो। दरवाजा प्लीज मुझे बाहर मत निकालो। चलो।
अरे मैं काफी काम का आदमी हूँ। अरे सीढ़ियों से लुढ़क कर अपना काम तमाम कर। अरे अब आप खून ना खा रहे हो। ये अपना कद्दू जैसा शेर है ना, साले ट्रक के नीचे दे। मैं तुम्हें मुंसिफों से बात करवाने के तरीके सिखा दूंगा। अरे अपने हाथ तोड़ लो। मैं ऐसे तरीके सिखा दूंगा ना, रात भर मारो, सुबह चोटी भी दिखाई ना दे। अरे यार जो जी मैं कर, लेकिन मेरा पीछा। मैं तुम्हें बॉम्ब बनाना सिखा दूंगा। पहचान। आखिर इससे छुटकारा तो मिला। इस जैसा एक और आ जाए तो मैं खुदकुशी करूं। हवलदार जी साहब। यार टाइम क्या होता है? साहब 11 बजे आपकी एसपी साहब से मीटिंग थी ना? हाँ आप उसके लिए आधा घंटा पूरा लेट हो गए हो। उल्लू के पट्टे पहले क्यों नहीं बताया? अरे साहब आप काम कर रहे थे साहब। चलिए चलो। इंस्पेक्टर प्लीज नाराज मत होइएगा, मैं सिर्फ अपने पेपर लेने आया हूँ। कोई है? अरे वाह, मेडिकल रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन, चार्जशीट है। चलिए भाई साहब। ये ये तो बड़ी मछलियां हैं, तस्कर, ब्लैक मार्केट या मिलावट करने वाले। भाई साहब आप यहाँ छुट्टे घूम रहे, आपको तो गोली मार देनी चाहिए है? मेरे छोटे दोस्त नहीं मिल रहे। अरे वाह मिल गए। दफ्तर से स्टेशनरी चुराते पकड़े गए, विदेशी अतिथियों से भीख मांगते पकड़े गए। चलिए भाई साहब आप बाहर चलिए। हेलो, इंस्पेक्टर वाजपेयी ऑफिस। जान सकता हूं मैं किससे बात कर? नहीं, पहले आप बताइए तभी मैं वाजपेयी को फोन दे सकता हूं। अरे वाह, क्या तू है झरोखेलाल दर्शन कुमार? क्या? चलो गेस करो, अपने सड़ियल से दिमाग पर जोर डालो और बताओ कि मैं कौन हूं। हाँ, मैं हूं पुत्तन अग्निहोत्री। क्या यहां दिल्ली में क्या कर रहा हूं? तुम्हें क्यों नहीं बताते तुम्हारा वाजपेयी से क्या काम है? वाजपेयी, he is spinning his balls। नहीं क्रिकेट बॉल्स। कोई बात नहीं। और बताओ उधर बॉस तो क्या खिचड़ी पका रहे? अच्छा, मिनिस्टर को उस जज पर यकीन नहीं है जिसने इंक्वायरी की थी। कोई बात नहीं। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, ये जो दोबारा आ रहे हैं बयान लेने के लिए, जज साहब क्या नाम है इनका? प्रोफेसर मानस मुकुंद मुखर्जी। हाँ ठीक है। क्या नाम? अच्छा ठीक है। यार तुम्हें तो बड़ी इज्जत दी जा रही है। माफ करना यार, ये बात पे ही हंस रहा था, इसी से मुझे भी हंस आ गया। क्या कर रहे? बात पे नहीं। ये बात पे ही था, तुम पर पाद रहा। वो कह रहा है उसकी तरफ से तुम दोनों जाओ भाड़ में। कहां में? आसाम के इंटीरियर में कहीं, जहां सुनते कद्दू खत्म हो जाने पर लोग ठुल्लों पर चांदमारी करते हैं। क्या कर? बात पे नहीं रहता। अरे बहुत हंस रहा है, पेट दबाए बैठा। नहीं रहने दो बात पे। चलो आखिरकार जज बन गए। बस इस बार उन्हें यकीन हो जाए कि मैं ही एग्जामिनिंग मजिस्ट्रेट हूं। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलिए इस बार खटिया खड़ी कर दूंगा। जज बनना है मुझे। बताता हूं कैसे इन लोग की क्या करप्शन करते हैं ये लोग हैं। ये कांस्टेबल, मैं एक जरूरी फोन करने जा रहा हूँ। तुम पान वाले से मेरा पान ले आओ। जी साहब। जी आप किससे मिलना? मैं यहाँ पहुंचा जी से मिलने आया था, पता चला कि वो नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि आपसे मिल लूं मैं। कोई तुम? अरे प्लीज चलो भाई। मैं सिर्फ अपने पेपर्स लेने आया था। क्या? मेरे पास ना आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। वो सबसे कहता फिर रहा ना कि वो आपका थोबड़ा बिगाड़ देगा। अरे अच्छा हुआ अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हुई। वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, वही जो 4th फ्लोर पे बैठता है। दम मारो। मेरी सलाह मानिए, जैसे वो दिखे ना झुक जाइएगा। आओ। साला भैंचो हरामी मेरा कोट ले गया। हवलदार जी साहब। जो आदमी अभी अभी निकला उसे पकड़ो जल्दी। जी साहब। ऑफिस में तो ऐसा लगता है जैसे तूफान आया। वो कहाँ गए? साहब हाँ। इंस्पेक्टर बाबू आपसे मिलने आए हैं। अरे हाँ मेरी जान पागल, मैं बस तुमसे मिलने ही आने वाला था। यार एक चूतिया पागल आया था, वो कह रहा कि
मैं तुमसे मिला तो तुम मेरा थोड़ा जोगीरा सारा रा रा, 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 जोगीरा सारा रा रा। डेमोक्रेसी मेरी सारी उम्र तुझे लग जाए, डेमोक्रेसी मेरी सारी उम्र तुझे लग जाए, जिसके बचपन लुटे जवानी बात न मुझको आए, जेब मेरी ये भरी रहे चाहे मुल्क मेरा लुट जाए, जेब मेरी ये भरी रहे चाहे मुल्क मेरा लुट जाए। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। चाहे लुट जाए न्यूयॉर्क या अफगान तबाह हो जाए, चाहे लुट जाए न्यूयॉर्क या अफगान तबाह हो जाए, ना दुनिया पकड़ू ना ही आतंकी पकड़ा जाए। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। धरती पे ना कोई आंच रहे, घोटालों की चलती जांच रहे, मेरे डंडे की यहाँ साथ रहे, बस आपके ऊपर बाप रहे। जोगीरा सारा रा रा, 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 जोगीरा सारा रा रा। साहब वो आपके ऑफिस में ऐसे घुसाया जैसे उसकी बाप की जागीर हो। कहता है आपसे और एसपी साहब से मिलना है। कोई बड़ा अफसर लगता है क्या? बड़ा? अरे साहब बहुत बड़ा अफसर लगता है, बहुत बड़ा लगता है साहब। गुड मॉर्निंग सर। सर हम आपके लिए क्या कर सकते चोट लग गई क्यों? नहीं सर। तो फिर ऐसे क्यों मल रहे थे? अपने आप यकीन रखा करो। जी मैं जान सकता हूँ मैं किससे मुखातिब हूँ? मैं तुम्हें जानता हूँ। साहब ऐसा लगता है तो नहीं। मैं एक स्वामी जी को जानता था, वो भी अपना हाथ इसी तरह से मलते रहते थे। वैसे वो आर्य समाजी थे। सर हो सकता है मैं गलती कर रहा तुम हूँ। बिल्कुल गलती कर रहे हो। अगर सोच रहे हो कि मैं अभी आर्य समाज में प्रवचन दे दूंगा तो हो सके ये बात फिलहाल बेमतलब लगे, लेकिन मैं उनके साथ पढ़ा करता। तुम्हें इससे ऐतराज है? जी हाँ, तो ये स्वामी जी बचपन से ही बहुत ढोंगी, झूठे और मक्कार थे और अपना हाथ इसी तरह से मलते रहते थे, बिल्कुल तुम्हारे समान। जी सुनिए मैं तुम पश्चिम में थे क्या? हाँ फर्स्ट सीन में था। फिर यहाँ पे हो? हाँ मुझे पता था यही मुद्दा उठने वाला है भाई साहब। मैं आपके फर्स्ट सीन में भी था, है? मैं सेकंड में भी हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका जो सेकंड सीन वाला एक्टर है ना, हाँ। वो एक्टर जा चुका है, कहाँ? भाग चुका है। कहाँ? भाई साहब ऑडियंस बैठी हुई है। ठीक ठीक है यार, ऑडियंस बैठी तो क्या करें, अब बात तो बतानी पड़ेगी ना। हाँ, तो एक ही एक्टर से तुम दो दो रोल करवाओ। हाँ भाई ऐसा ही है। अच्छा अब जितना ओवर स्मार्ट बनना था बन लिया ना, तो नाटक शुरू करते हैं। अरे नाटक देवी और सज्जनों, एक बात बोलूं, एक बात सुनो हाँ। भाई साहब, आज तो नाटक के ऊपर पैसे कौन लगाता है? हाँ। भला हो परेश भाई का जो पैसे लगा रहा नाटक के ऊपर। हाँ। चल ठीक है। थैंक यू भाई। तेरी मान ली भाई, अगली बार प्रवेश भाई ने लीड दे देना। ना भाई साहब लीड लीजिए, हर बार आप बोलते हो लीड दूंगा लीड दूंगा, देवी और मिलता है सज्जनों, नहीं। नाटक शुरू करते हैं। हाँ हाँ हाथ मंत्र दे। हाँ हाथ में तो ठीक है, शुरू करें? हाँ हाँ, तो दरअसल ये हरदम हाथ मलना ना इनसिक्योरिटी की निशानी होती है। शायद अपनी बीवी से तुम्हारी शुरू से पटरी नहीं बैठती, तुम्हें उसके साथ ज्यादा सोना चाहिए। अपने आप को खोल दो, पिल पड़ो। जी मैं जान सकता हूँ मैं किससे मुखातिब हो रहा हूँ? प्रोफेसर मानस मुकुंद मुखर्जी, जज हाई कोर्ट, फॉर्मली लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, 2 कॉमास और एक फुल स्टॉप के साथ। सर हम आपकी इतनी जल्दी उम्मीद नहीं कर रहे थे सर। दरअसल मेरी फिलॉसफी है तुरंत दान महाकल्याण। इससे ऐतराज है तुम्हें? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर आप खड़े क्यों, बैठिए ना, ये कोट पे टांग देता हूँ आपका, लाइए। जरूर, वैसे भी ये मेरा नहीं जी, है। प्लीज सुपरिटेंडेंट साहब को यहीं बुलवा लीजिए, मैं तुरंत काम शुरू करना चाहता सर हम अगर उन्हीं के रूम में चले तो वो ज्यादा आरामदेह हूं। होगा। लेकिन वो आतंकवादी वाला हादसा इसी कमरे में हुआ था। अब वो कमरा सर यही है। फिर तो यही ठीक है। एसपी साहब से कहो कि वो जल्दी से यहाँ आ जाएं, अगर आ सकते हो तो। अगर नहीं आ सकते हो तो अभी। हाँ तो भी मैं बात पे से कहता हूँ तुरंत फाइल लेके यहाँ। सर आप इंट्रोगेशन की फाइल तो देखना अरे चाहेंगे? परेशान मत हो, मेरे पास सारी फाइलें हैं। अब नंबर 1 गधे के भूखे की दाने दांत पकड़ते हैं। सर अरे हाँ पहुंचा,
जानते हो मेरे हत्थे कौन चढ़ा था? अरे वही साला किल्ला जिन्हें बच्चे किडनैप किए। वो बस छूटने ही वाला था कि तुम्हारा एक छुट्टी आ गया, सारा मामला गुल हो गया। सर आई एम सॉरी लेकिन और हाँ, मुझे रास्ते में वाजपेयी मिला था, मेडिकल रूम की तरफ भागा जा रहा था, उसकी नाक फूल के पकौड़ा बनी हुई थी और सुनने में आया कि आपकी कारस्तानी है। सर फोन पर मेरे ऊपर पाद रहा था। वाद रहा था? अरे उसकी शक्ल से लग रहा था कि अभी अपने पतलून में हक मारेगा। उसके कंपैरिजन में किला ज्यादा चुस्त दुरुस्त लग रहा था। ठीक है सर लेकिन अच्छा टाइम चुना है फौजा तुमने हमारे लिए। शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो कि हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है। अखबारी कुत्ते सूंघते हुए फिर रहे हैं। हमने एक गलती की नहीं कि हमारे ऊपर झपट पड़ेंगे, हमें फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। सुप्रिटेंडेंट साहब माफ कीजिएगा, अभी आपके इस बात को काफी जानना पड़ा। अबे है कौन बेवकूफ है? सर मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। ये ना एक बड़े भारी मानसिक तनाव के बीच जी रहा है, पूरी तरह के यौन विकारों से ग्रसित है। इन्हें तुरंत किसी बुजुर्ग से आदमी की सलाह लेनी चाहिए। इन्हें ट्राई कीजिए। प्रोफेसर राममूर्ति, फर्स्ट क्लास साइकेट्रिस्ट। फीस थोड़ी ज्यादा है लेकिन इस तरह के मामलों में ना कमाल हासिल है। ये घोचू है कौन? सर प्रोफेसर मानस मुकुंद मुखर्जी, क्या? जज हाई कोर्ट से। हाँ आप यहाँ दूसरी इंक्वायरी के सिलसिले में आए हैं। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? आई एम वेरी सॉरी सर, आई एम सॉरी। हम आपको एक्सपेक्ट तो कर रहे थे लेकिन आप इतनी जल्दी आ जाएंगे हमें उम्मीद नहीं। रंगे हाथ पकड़े गए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें बहुत वार्न करने की कोशिश की पर तुमने मौका नहीं दिया पप्पू। सर दोस्त अपने बुजुर्गों की सलाह मान लो। दोस्ताना जुबान थोड़ी कम, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बस तुम सारी मुसीबतें पार कर जाओगे। जो सुप्रिटेंडेंट, ये विचारों की एक खास शाखा है ना? यस सर। अरे शाखा से याद है, हम पहले मिल चुके हैं। ले चुके हैं? ग्वालियर में पार्क में रैली चल रही थी, याद है आपको? ग्वालियर में? हाँ हाँ, नौजवान देश के लाडले स्वदेश के। गज कभी रुके नहीं, मत कभी रुके नहीं, बात झोर झोर दे, देह को झकोर दे, पंथ आग से भरा डगमगा रही धरा। यस सर, हम मिल चुके हैं सर, हम मिल चुके हैं। ठीक है, तो काम शुरू किया जाए। अभी काम शुरू करते हैं। यस। ठीक। इंट्रोगेशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक पेज 25, 26, 27 तारीख जरूरी नहीं, लिखा है एक आतंकवादी पेशा रेल कर्मचारी इसी कमरे में पूछताछ के लिए लाया गया। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी कुछ बोगियों में बम रखने और चंडीगढ़ स्थित भूमि विकास बैंक में हुए बम विस्फोट के सिलसिले में, जिसमें 17 बेगुनाह लोग मारे गए। ठीक, तो सुप्रिटेंडेंट अब ध्यान देकर सुनो। तुम्हारा स्टेटमेंट ये है कि कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे ये संदेह होता है कि ये मुजरिम था। तुमने ये कहा था? जी सर, शुरू में मैंने ऐसा कहा था लेकिन बाद बिल्कुल में। ठीक, शुरू करने के लिए शुरुआती सबसे बढ़िया पॉइंट है। जी सर। थैंक यू। तो आधी रात के करीब आतंकवादी ने एक जुनून के तहत, तुम अभी भी जुनून के तहत की बात कर रहे हो, बिल्कुल। अपने आप को खिड़की से बाहर फेंक दिया और फुटपाथ पर दम तोड़ दिया। ठीक, ठीक बिल्कुल। ये जुनून क्या है? इस विषय में एक एक्सपर्ट का कहना है कि जुनून एक स्वस्थ व्यक्ति में आत्महत्या की ऐसी वेदना है जो संकट काल में हिंसक व्यग्रता के उकसाने से पैदा होती है। ठीक, ठीक ठीक सर। चलिए अब देखते हैं ये व्यग्रता कैसे उकसाई है। चलिए हम घटनाओं को जैसे का तैसा दोहराएंगे। तो एसपी साहब, अब हम आपकी एंट्री से शुरू करते हैं। मेरी एंट्री? अरे आप अपनी वो मशहूर एंट्री दोहराना नहीं चाहिए। कौन सी मशहूर एंट्री? अरे जिससे साला ये जुनून पैदा हो गया। नहीं सर, मैंने कोई एंट्री नहीं ली थी, वो मेरा एक माथा था सर। छोड़िए सुप्रिटेंडेंट साहब, अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डालना ना बहुत बुरी बात होती है। सर ऐसा है सर, दरअसल एक ऐसी तकनीक है जो मुलजिम से गुनाह कबूल करवाने के लिए हम लोग सर अक्सर इस्तेमाल करते हैं। यस। आपकी राय किसी ने मांगी थी? किसी ने नहीं तो सर। जब तक आपसे बोला नहीं, आप कुछ नहीं बोलेंगे। दरअसल सर वो मुलजिम यानी कि आतंकवादी उस दिन इस कुर्सी पे बैठा चलिए मैं आतंकवादी का रोल कर रहा हूँ, आगे चलिए। था। मैंने उसे कहा है? मेरा मतलब सर मैं अंदर। आइए कहाँ सर? अंदर। मेरे बेटे, तुम हमारी आंखों में धूल नहीं हो सकते। नहीं ये नहीं चाहिए, बल्कि वाकई में जिस तरीके से हुआ ना वो चाहिए। ठीक सर। मादरचोद, अगर तूने हमें और चूतिया बनाने की कोशिश की ना तो साले मैं इसमें बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। ये हमें चूतिया बनाना ही था ना? मेरे ख्याल से तो ऐसा ही था। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। हमें पक्का यकीन है कि तूने रेलवे बोगी में बम रखे थे। रखे थे ना? मुझे यकीन है आपके पास सबूत थे। नहीं सर, सबूत तो हमारे पास नहीं थे। बहुत बढ़िया। इंस्पेक्टर साहब ये तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर हाँ। कि ये उन तकनीकों में से एक है जिनका हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं। Why see a trap? एग्जैक्टली सर। बहुत खूब। वैसे सर हमें उस पर पूरा शक था हाँ। क्योंकि मुलजिम ही अकेला आतंकवादी था जो स्टेशन पर रहा करता हाँ। था और इस तरह के कामों में अपने आप को इन्वॉल्व रखता था। हाँ, हाँ। क्यों? इसलिए कह पाना बहुत आसान था सर, फिर उसी के। अगर आपकी बात मान ली जाए कि रेलवे बोगी में कोई रेल कर्मचारी बम रख सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में पाए गए बम जरूर किसी जज ने या वकील ने रखे होंगे और भूमि विकास बैंक में फटा बम किसी क्लर्क ने या गाय ने रखे होंगे, हाँ, या दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे। हाँ, यदि राष्ट्रपति भवन में बम पाया जाता है तो जरूर राष्ट्रपति ने रखा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सुनिए आप लोग,
मैं यहाँ सीरियस इंक्वायरी करने आया हूँ, आपकी बेसिक की बकवास सुनने नहीं, समझे? यहाँ लिखा है इल्जामों से बेखबर आतंकवादी गैर यकीनी तौर पर मुस्कुराता रहा। इसका स्टेटमेंट है सर इनका गुड। तो वो गैर यकीनी तौर पर मुस्कुराता है। फिर 2 लाइनों बाद लिखा है कि कोई शक नहीं कि फंस जाने के डर से वो उत्तेजित हो गया। यानी कि पहले वो गैर यकीनी तौर पर मुस्कुराता है, फिर फंस जाने का डर पैदा होता है और वो खिड़की से छलांग मार देता है। तो किसने उसे डराया? बोलो। अरे देखो, दुनिया भर की पुलिस कुछ ना कुछ गलत तरीके इस्तेमाल करती है, इसलिए तो हमें तुम्हें तनख्वाह देती है, इसलिए मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो किसने उसे डराया? बोलो। चलिए, मैं इसे दूसरे तरीके से रखता हूं कि तुम दोनों ने उसे धमकी दी कि तुम उसके बॉस को बता दोगे कि वो कोई नक्सलाइट, कम्युनिस्ट, आतंकवादी या ऐसा ही कुछ है जिससे वो यकीनन नौकरी से निकाल दिया जाता, जिससे वो घबरा गया और खिड़की से छलांग मारी। नहीं सर, इतनी जल्दी नहीं। सर आप गलत समझ रहे हैं। मैं बाहर गया हुआ था ना। नहीं, फिर तुम वापस भी आ गए थे। अरे वो ड्रामा कम ऑन ना। अरे सर, यहाँ पे हमने वो वाली तरकीब इस्तेमाल की थी। सर याद है? आपका फोन है, ऐसा किया था। हाँ। सर क्या मैं एक्टिंग करके दिखाऊं? कर। सर आपका फोन है रे। माफ कीजिएगा सर, मैं अभी आया सर। कहाँ है? नहीं रे, फोन है रे। सॉरी सर। एक्टिंग। अभी चंडीगढ़ से फोन आया था, अभी चंडीगढ़ से फोन आया था, अभी चंडीगढ़ से चोन आया। राजनीतिक चुप्पी। काफी अच्छा कर रहे हैं। काफी आगे चलो। तुम्हारा दोस्त ये वही दोस्त है ना जो चंडीगढ़ के किसी बैले ग्रुप में काम करता है और इस आतंकवादी गिरोह का मेंबर भी है ना? बिल्कुल सर जी। वही ना जो थाली पर भी डांस करता है? हाँ सर, वही सर। और सर अच्छा, बोलो आगे चलो। तुम्हारा दोस्त ये क्या वाकई में थाली पर डांस करता था? जी सर। वही डांसर? क्या डांसर था तो डांस तो करता ही होगा। आगे चलो। तुम्हारे दोस्त ने कबूल किया है कि चंडीगढ़ के बैंक में बम उसी ने रखे थे। हे भगवान, इसका उस पर क्या असर हुआ? बहुत बुरा सर। हाँ उसका तो मुंह उतर गया। हाँ। फिर उसने एक सिगरेट मांगी और छलांग मार दी? नहीं सर, तुरंत। लेकिन पहले मजिस्ट्रेट को तो आपने यही बताया था। हाँ सर। और फिर आपने टीवी पे कहा कि उससे देखकर ऐसा लगा जैसे वो फंस गया, वैसा क्यों? सर क्योंकि उसकी कहानी झूठी साबित यानी उसने तुरंत छलांग नहीं लगाई। जी। और कहानी कब झूठी साबित हुई? जब सर उसने सिगरेट सुलगाई सर। आई सी। दरअसल सर उसकी कहानी के मुताबिक उस दिन वो पूरी दोपहर अपने दोस्त के घर ताश खेलता रहा था। मैंने कहा कि इसमें कोई दम नहीं। तुम्हारा मतलब उसका कोई गवाह न था? नहीं, वो तो कहता था कि उसका गवाह है और सर। तुमने यकीन नहीं किया? हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ सर। खैर परवाह भी किससे है? आखिर जैसा तुमने पहले मजिस्ट्रेट से बताया कि उसका खिड़की से छलांग लगाना इस बात का सबूत है कि वो गुनाहगार था, ठीक? और फिर आपने रेडियो पे कहा कुछ हफ्तों बाद कि इस आतंकवादी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था आपके पास? हाँ सर, मैंने एक मिनट। और फिर आपने टीवी पे कहा कि यह आतंकवादी एक अच्छा आदमी था। जी सर, ये थोड़ी बार हो गई सर हालात। ये तो कहना ही चाहिए। दरअसल सर हमारे प्लान में गलती हो गई थी। एक गलती? आप एक आजाद नागरिक को कैद कर लेते हो, लीगल टाइम से भी ज्यादा उसे रोके रखते हो, फिर आप उसे ये कह के धला देते हो कि बम उसी ने रखे। इस बात के आपके पास ठोस सबूत है, फिर आप कहते हैं कि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। आप उसे धमकी देते हो कि उसकी नौकरी छुड़ा दोगे, बावजूद इसके कि 3 आदमी ये कसम खा के कह रहे हैं कि उस दिन दोपहर में वो उसके घर ताश खेल रहा था। आप उससे कहते हो कि उसकी कहानी झूठी साबित हो गई है। और इस सब के बाद आप इंस्पेक्टर अपनी तुरुप चाल चलते हो जिसमें कि उसके जिगरी दोस्त ने चंडीगढ़ में हुए भयंकर खून खराबे के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान लिया है। उसने ऐसा किया था? किसने सर? उसी डांसर क्या? बैंक में बम रखा कबूल किया था? नहीं तो। नहीं सर, ये तो हमारी इजाजत थी सर। वाह, क्या इमेजिनेशन है। यकीनन ऐसी महान इजादों ने उसे उत्तेजित कर दिया और उसे खिड़की से छलांग लगानी पड़ी। माफ कीजिएगा, आप दोनों के काम से आप पर चार्ज लगाया जाएगा कि आपने उसे खुदकुशी के लिए उकसाया। सर अभी तो आपने ही माना था कि हमारा काम है मुजरिम से पूछताछ करना, तो हम इसके लिए कभी कभार हमें गलत सही तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है सर। जानबूझकर की गई मानसिक हिंसा और उसके बाद पब्लिक के सामने उल्टे सीधे झूठ बोलने का क्या मतलब? दरअसल जब सर खुदकुशी हुई तो हम लोग इस कमरे में थे ही नहीं सर। हाँ। आपने सर अगर विश्वास ना हो सर, आप ऐसा करिए सर, आप हवाला से पूछिए। हाँ साहब, जब खुदकुशी हुई तो ये दोनों इसी रूम में मौजूद नहीं थे। इसे साबित क्या होगा? फिर तो आप ये भी कहेंगे कि एक गुंडा को जो किसी होटल में बम रखकर चला जाता है बिल्कुल गुनाहगार नहीं, क्योंकि जब बम फटा तो वहां था ही नहीं। जी सर, फर्स्ट वर्जन के हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन हवलदार सर जो सेकंड वर्जन की बात कर रहा है, अब ये क्या है? सर सेकंड सर आपको कौन सा सेकंड वर्जन चाहिए? अरे यही बात है। सर ये तो सेकंड फर्स्ट है। वो ये रहा।
सर ये सर सेकंड वर्जन सर। अच्छा, तो घटनाओं को तोड़ा मरोड़ा भी किया है। नहीं सर, कुछ छोटे मोटे करेक्शंस किए गए। अच्छा, दरअसल सर हमने ओरिजिनल इंट्रोगेशन के टाइम को सही किया है और हमने उन तरकीबों का इस्तेमाल किया था सर जो झूठी थी। नहीं नहीं सर, जिसे रिसेप्शन स्ट्रेटजी कहते हैं। ये सेशन 8 बजे खत्म हो गया था, ना कि 12 बजे, जैसा कि पहली रिपोर्ट में कहा गया है सर। यानी आपने हर चीज 4 घंटे पीछे नहीं सर, सिवाय खुदकुशी के। दरअसल उसकी गवाहियां मौजूद थी सर। सर हम ये साबित करना चाहते हैं कि हमारी रिसेप्शन स्ट्रेटजी उससे खुदकुशी करते जिम्मेदार नहीं थी, क्योंकि खुदकुशी और पूछताछ के बीच में 4 घंटे का गैप था सर, और इतने अरसे में आतंकवादी पूरी तरह से समझ चुका था सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर, आतंकवादी थोड़ी देर उदास रहने के बाद में खुश होना शुरू हो गया। हाँ सर, उसने उस हरामी डांसर को बिल्कुल तवज्जो नहीं। वो सर नफरत करता था, ये लिखा हुआ है सर इसमें। तुम्हारा मतलब वो जानता था कि चंडीगढ़ का आतंकवादी ग्रुप पुलिस इन्फॉर्मर से भरा पड़ा है। जी जब उसने अपने दोस्त को तनिक भी तवज्जो ना दी तो आपकी ये सारे झूठ उसके लिए बेमानी थे। जी। तो फिर आपने वो झूठ बोले क्यों? उन्होंने सर उसे झकझोर दिया। उसे झकझोर दिया और कुछ ही पलों बाद वो खुशी से फुलाने से मारा था। आप ही के लफ्ज इंस्पेक्टर। सर वो काफी शांत। शांत? तो छलांग क्यों लगाई? वो जुनून कहाँ भाग गया? आपकी पूरी एविडेंस इसी जुनून पर टिकी हुई है। यहाँ तक कि पहले इंक्वायरी के जज का भी यही कहना है कि उस बेचारे ने अपने आप को उस जुनून के कारण खत्म कर दिया, और अब आपने उस जुनून को ये गमदर किनार कर दिया। मारे गए क्या? सर आप जो चाहे ले लीजिए। आपको क्या लगता है मुझे यहाँ किस लिए भेजा है? अब सरकार को अपनी इस बेचारी पुलिस की दिन ब दिन बिगड़ती इज्जत को किसी तरह से तो बचाना ही है। क्या सर? होम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर ने तय किया कि अगर आप लोगों ने अपने को बचाने के लिए कोई कमाल नहीं कर दिखाया तो आपकी ऐसी गति बनाई जाए जो बाप की सबके लिए मिसाल हो। सर वो हमारे टुकड़े टुकड़े तो नहीं कर देंगे सर। इस देश के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। अरे आपकी ये घटिया सी कुर्बानी ना उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। भाई साहब ये पॉलिटिक्स है। सर हमें जो ऑर्डर्स थे सर हमने वही किया ना। ठीक है, आपसे ये क्या गया था ना कि आपको स्थितियों को काबू में रखने के लिए ज्यादा ताकत की मांग लगे तो हमारी ये मांग जायज लगे। सर हम पर बहुत दबाव था सर। भगवानी और गंदगी हमारे देश को निकलना चाहिए। सोसाइटी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही है। हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा साथियों, हमें आपका साथ चाहिए। देश को मजबूत करो। क्या हम गलत थे? टूट पड़ो जुआरियों, शराबियों, सट्टेबाजों और प्रदर्शनकारियों पर। यूनियन के भड़ुओं को निकाल बाहर करो, आतंकवादियों को जेलों में ठूस दो। लेकिन अब जनता तुम्हारे खून की प्यासी है और अगर वो चाहते हैं कि उनकी सत्ता बनी रहे तो बेहतर यही होगा कि तुम्हें जनता के हवाले कर दिया जाए। तुम लोगों को तुमने मेरी सलाह मांगी थी। हाँ जी सर, आपकी सलाह। कुछ जाओ जी तुम दोनों। नहीं सर। तुम्हारा करियर खत्म हो चुका है। तुम्हारे बच्चे तुम पर थूकेंगे, बीवियां तुम्हें घर से निकाल देंगी। नहीं सर, ये जाती है। ये सब तुम्हारे घटिया भद्दे झूठों का नतीजा है। ये सर अन्याय है और तुम शुरू से यही चाहते अरे थे। तुम्हारी बीवियां ना धक्के मारे कि दुकानदार सामान ही देंगे। बर्बाद हो चुके हो तुम लोग। मैंने उनसे पहले ही कहा था ना कि स्क्रिप्ट राइटिंग का काम फिल्म वालों के लिए सौंप दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना चूतियापा दुनिया को दिखाना था। अब दिखाओ। तुम इतनी बेइज्जती कैसे सह पाओगे पाहूजा, जब तुम्हारे साथी, दोस्त, घर वाले सब तुम्हारी हंसी उड़ाया करेंगे। हाँ वाजपेयी ने तो शुरू भी कर मैं कूदो नाली के कीड़ो। नहीं सर, मैं नहीं कूदूंगा, ये अन्याय है सर। अन्याय यही सबसे ज्यादा न्याय संगत चीज है आपके लिए। अपने शिकार के पीछे पीछे तुम भी भ्रम में लीन हो जाओ। ये ठीक करते हैं सर। मैं इतनी बेइज्जती कैसे सह पाऊंगा? मुझे माफ करना पाहूजा, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। पाहूजा तुम्हारे अंदर कोई जुनून पैदा नहीं हो रहा, बस एक आजादी देने वाली छलांग। पाहूजा तुम घबराओ नहीं यार। मुझे घबराओ जाना है यार। हाँ मिल गया पाहूजा, मिल गया। एक तीसरा वर्जन। तीसरा वर्जन? हाँ पाहूजा, हमने एक तीसरा वर्जन तैयार हमने पहले ही 2 की मां बहन कर दी है, काफी नहीं है यार, मैं जा रहा हूँ यार। किया। सर हमें आपके कानूनी समझ की सख्त जरूरत पड़ेगी ताकि हम एक फुल प्रूफ स्टेटमेंट तैयार करें। क्या बेवकूफी है यार। प्लीज सर। ठीक है, एक आखिरी मौका। इंस्पेक्टर वापस आ जाओ। मैं नहीं आ सकता सर। अरे सर्दी लग जाएगी। आप जा रहे हैं नहीं? मेरे ख्याल से मुझे रुक जाना चाहिए। हाँ तो आ जाओ। ये सब बेवकूफी बंद करके नए सिरे से शुरुआत करते हैं। शुरू हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब सर जो कुछ भी कहा जा चुका है वो अनकहा नहीं है सर। इंस्पेक्टर तुम या मैं या हमारे भैया पे किसी और ने रिसेप्शन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया सर। मुलजिम ने अपनी आखिरी सिगरेट पी, लेकिन वो खिड़की से बाहर निकला। अभी सर रात के 8 बजे हैं और आधी रात होने में अभी 4 घंटे बाकी है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेलवे वाले टाइम में कितने पाबंद होते हैं, इसलिए हमारे पास इतना वक्त है सर जिसमें मुलजिम का मूड बदला जा सकता है, चीजें तरतीब से लाई जा सकती हैं और उसकी छलांग के लिए कोई न कोई कन्विंसिंग मोटिव तैयार किया जा सकता है। I know, अब आप कह सकते हैं कि आप उसकी उदासी से जज्बात की रौ में बह गए। जज्बात की रो में? हवलदार, जी साहब। अरे तुम बह थे। कहाँ साहब? जज्बात की रौ में बेवकूफ। साहब बाहर था, साहब मैं तो डूबने वाला था और साहब ये दोनों भी। देखा
मैं सर बिल्कुल ही बाहर, मैं यहाँ था ही नहीं। तुम थे? मैं था? हाँ। उसके चेहरे पर एक पुरस्कून मुस्कान थी, लेकिन मैं कहूँगा क्यों? अरे उसने मुस्कुराना ही तभी शुरू किया जब हम सभी जज्बात की रोह में बह गए थे बेवकूफ। Not bad. हाँ, मेरे ख्याल से तो अच्छा ही है सर। सर बहुत अच्छा है। अब इतना अच्छा भी नहीं है। सर मैंने उसको मूंगफली दी अरे थी। वाह, उसने मूंगफली खाना शुरू कर दिया। और सर इसके बाद ही वो मुस्कुराया उसे मूंगफली खूब पसंद है। और इसके बाद मैं सर हिलाता हुआ बाहर। जी नहीं, आप अभी भी यही हैं। मैं हूँ सर। बहुत बढ़िया। अब एसपी साहब, आप उसके उदास होने से उदास हो गए नहीं सर, थोड़ा बहुत अफसोस जरूर हुआ था। और उसके कंधे पर हाथ रखने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाए। नहीं सर, ये तो मुझे याद नहीं अरे है। एक बुजुर्ग होने के नाते। साहब इन्होंने रखा था, मैंने देखा था। हाँ सर, जब ये कहता है तो मैंने रखा ही होगा। ठीक है, और इसके बाद आपने इंस्पेक्टर प्यास उसका काम नहीं सर, मुझे नहीं लगता। अरे ऐसे माफ कीजिएगा, आपका दिल तोड़ते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन मैंने नहीं रखा था। जानते हो मेरा दिल क्यों तोड़े? नहीं सर। क्योंकि ये आदमी सिर्फ आतंकवादी नहीं था, बल्कि रेल कर्मचारी भी था। कुछ समझ में आया? जी मैं सर समझ नहीं पा रहा हूँ सर। अरे याद करो, जब तुम बच्चे थे तुम्हें, जी सर। तो तुम्हारे पास एक छोटी सी ट्रेन ही थी। अरे हाँ सर, ट्रेन तो थी सर। 4 डब्बों से चलने वाली। हाँ सर, 4 डिब्बों से बैटरी से चलने वाली ट्रेन सर। और धुआं भी निकलता अरे सर, धुआं भी निकलता आवाज भी होती थी। आवाज भी आती कैसे करती थी छुक आवाज? छुक 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 मेरे पास भी थी। वो कैसे करती थी आवाज? ओ, कू, छुक छुक छुक, कू, छुक 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 साहब छुक ट्रेन तो मेरे वो पास कैसे करती थी आवाज? सर, वो आवाज नहीं करती थी। चलो। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम्हारी आंखें चमकने लगी होंगी। अब तुम सिवाय अफेक्शन के और महसूस भी क्या कर सकते हो? ये रेल कर्मचारी जो बचपन से तुम्हारे सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उसका गाल थपथपाया सर मैं हाँ साहब इन्होंने थपथपाया था, मैंने देखा था। और फिर तुमने कहा यार ऐसे मुंह मत उतारो, और फिर तुमने उसके बचपन के नाम से बुलाया गुल्लू। ये सर मैंने बिल्कुल नहीं किया था। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सर आप कह रहे हैं तो ठीक है सर। हौला जी, हमेशा देखना चाहिए। जी सर, जी सर। इन्होंने कहा कि अब यार अब यार ऐसे मुंह मत उतारो। ऐसे मुंह मत उतारो। और फिर तुमने गाना शुरू कर दिया। और फिर हमने गाना। क्या? अरे तुम लोगों ने गाना शुरू कर दिया? गाना? अरे इतना प्यारा माहौल तैयार करके और कर भी क्या सकते हो सिवाय इसके कि गाना शुरू कर दो। नहीं सर, ये नामुमकिन है। हम ऐसा नहीं कर सकते सर। ठीक है छोड़ो, मुझे अब आप सबसे कोई लेना देना नहीं। वो रही खिड़की, बस यही सबसे आसान रास्ता आपके लिए। पहले आप एक कहानी तैयार करते हैं, फिर आप दूसरी। आपको एक कहानी पर एतराज है तो आपको दूसरी पर, और दोनों कहानियां बेवकूफी की सबसे बड़ी मिसालें हैं। तुम जो कुछ भी कहते हो उस पर यकीन कौन करता है? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी कहानियां सिर्फ कूड़ा नहीं, बल्कि उसमें इंसानियत की भूल तक नहीं है। कोई जज्बात नहीं, दर्द नहीं, दिखावा नहीं, पछतावा नहीं। इसलिए दिखा दो, अरे भगवान के लिए दिखा दो कि इन घटिया भद्दे झूठों के पीछे भी दिल लड़क रहे हैं। इसके पहले कि बहुत देर हो जा रहा है, पब्लिक को कुछ तो दो जिस पर वो यकीन कर सके। गाओ गाओ, शायद वो इन सतही तथ्यों को भूल जाए कि 3 पीड़ित आत्मा है, बावजूद इसके कि वो पुलिसमैन है, मुलजिम का गाना उसके साथ गाए। ओ मेरे नन्हे रे, ओ मेरे मुन्ने रे, ओ नन्हे मुन्ने रे, ओ मेरे मुन्ने रे। तुझको मैं लॉलीपॉप चाट करके ऐसे चटाऊं, जैसे शबरी ने चाटा था मेरे रामचंद्र जी को देने से पहले बताऊं। कोई मोशन में भर के लगा दे छलांग मेरे दादा रे, कोई मोशन में भर के लगा दे छलांग मेरे दादा रे। अरे मान भी जा, अरे मान भी जा, अरे मान भी जा दादा रे, प्यारे से बाबा रे, वरना फटलेगी हम सब। चुप! गाली देता है। ओ सॉरी, ओ सॉरी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वरना फटलेगी हम सब की ना, सच कहते हैं वादा रे। ओ बचा ले हमें यार तू बाप से, तेरे लौंडे हैं हमरा तो तू बाप रे। अरे खिड़की खुली है बढ़ा दे कदम, अरे मन भी तो दौड़ा रे कर दे रहम। ओ दादा तू ही है, ओ दादा तू ही है, ओ दादा तू ही है, आउट तू आ आउट, ओ दादा तू ही खुदा है, बाकी हम सब उल्लू।
चाट करके ऐसे चटाऊं कि जैसे शबरी ने चाटा था तेरे रामचंद्र जी को देने से पहले बताऊं। अब हमारा मुलजिम बहुत बढ़िया मूड में है। सर इतना खुश तो वो सर कभी था ही नहीं। सर हमारी खुशी के मारा जा हाँ जी बोलिए, चाय वगैरह की चाय ले हाँ, चाय लेकर आओ। चाय पिलाओ, बिस्कुट भी ले आना अगर हो तो। हाँ, नाश्ता भी हो जाना चाहिए जल्दी। पानी मुझे पीना था। सर कोई नहीं, मैं पानी चलो, चाय चलो, पीना पानी। ये नहीं चाहता साहब। अब मुलजिम बिल्कुल शांत था। उस दिन शांत था एक गाना सर और भी कर सकते हैं हम आपके लिए। हाँ, मुलजिम शांत। सर झूठे इल्जामों के बौछारों से तनिक भी उदास नहीं हुआ, कोई जुनून नहीं। किसी तरह का कोई टेंशन वो नहीं। सर सब बाद में हुआ था। हाँ आधी रात को हुआ था। ठीक, तो अब आधी रात है। ओहो हवलदार, जी 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 अरे साहब, भाई सीन तो तैयार करो। आधी रात का। हाँ, हाँ। ये आधी रात है, ये आधी रात, ये आधी रात और इस कमरे में हम 5 लोग, मैं, सिपाही और ये और दो, मैं अभी भी बाहर निकल गया। और ये दोनों और ये दोनों साहब, ये क्या कर रहे हैं? साहब ये दोनों मुलजिम से पूछताछ कर रहे थे। अभी भी? हाँ। इतने घंटों बाद भी? तुम्हारा तो हाल बेहाल हो गया होगा। तुम भला रात को कहाँ थे, हमें बेवकूफ मत बनाओ, वगैरह वगैरह। लेकिन तुम लोग थक कर चूर जरूर हो गए होगे। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। अरे थोड़ी बहुत मरम्मत करने का दिल कराया होगा। नहीं सर, हरामी को हाथ भी नहीं लगाया सर मैंने तो। अरे सारी पूछताछ बहुत सादगी से हुई सर। देखो मुझे गलत ना समझो, एक हल्की सी चोट या पीठ पर एक धौल है। सर मैं तो उसके नजदीक भी नहीं गया सर। अरे अब पीठ अकड़ जाती है पूछताछ के बाद है, तो मालिश चल रही होगी है? हाँ, मालिश चलिए ना। हाँ हाँ साहब भाई, थोड़ा बाहर, बाएं बाएं और करो। थोड़ा नीचे। नीचे, हाँ अरे ज्यादा नीचे मत जाना। हाँ, ठीक है। और इतने घंटे बाद ही मारा धड़ाक। यहाँ कोई मारपीट नहीं हुई है, कोई गुस्सेबाजी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। सब कुछ रूल्स के मुताबिक हो रहा था। अरे हम लोग तो बहुत ही खुशनुमा माहौल में इंक्वायरी कर रहे हैं। तुम मुझसे पूछताछ कर रहे हैं? जी खुशनुमा माहौल में कर रहे हैं। सर हम उसके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। बच्चों की तरह खिला रहे थे, गुल्ली डंडा या नंगी टांग? बस आप ऐसे चुटकुले थे, आपको तो तब देखना चाहिए जब हमारे पाऊजा साहब मजाक के मूड में होते हैं। हंसा हंसा के लोट-पोट कर देते हैं। खास तौर पर तब जब किसी खतरनाक कातिल से पूछताछ कर रहे हो तब। अरे साहब तब तो गजब ही कर देते हैं। तो आप हंसाना भी जानते हैं नहीं सर, सर इंस्पेक्टर। वो देखिए आप इतने मॉडेस्ट ना बनिए, हमें भी कुछ लतीफे सुना दीजिए। चलिए। सर पप्पू को ना सर तेरा भाई कहने की आदत थी। हाँ हाँ तेरा सुहाग भाई रात वाले दिन दुल्हन के रूम में गया सर। हाँ सुहाग रात वाले दिन दुल्हन के रूम में गया। सुहागरात का सीन है। हाँ हाँ। सर सुहाग रात वाले दिन दुल्हन के रूम में गया और घूंघट उठाया और बोला कैसा लग रहा है तेरा भाई। साहब को वो इंजन वाला सुनाओ। अरे सर इंजन वाला तो रह गया सर, मेरा फेवरेट चुटकुला है सर वो। सर एक बार मिनिस्टर्स को सरकार की तरफ से इंपोर्टेड गाड़ियां प्रेजेंट की गई सर। प्रेजेंट की गई सर। ख्याल कीजिएगा सर जिनका इंजन पीछे था सर। पीछे था। अब सर मंत्री जी को नई नई कार मिली और वो अपने सूखाग्रस्त इलाके की सैर के लिए निकल पड़े। निकल पड़े। चलते चलते सर शहर के बाहर बाहर आ गए। एकाएक एक सुनसान वीरान जगह पे सर आकर कार सुनसान। जैसे ही सर कार रुकी उन्होंने बोनट खोला, बाहर आए, देखा कि अरे इसमें तो इंजन नहीं है यार। इंजन नहीं है यार। तभी सर उन्होंने देखा कि दूर से एक धूल उड़ाती हुई कार चली आ रही है सर। कार सर और नजदीक आई। और नजदीक क्या हुआ सर, कार फिर और नजदीक आई। जैसे सर और नजदीक, ज्यादा नहीं। बस सर इतना नजदीक जैसे आई ना सर, तो अरे ये तो वैसी इंपॉर्टेंट कार है, जरूर किसी मिनिस्टर की होगी। मिनिस्टर की होगी। तभी सर उन्होंने अरे ये तो तिवारी जी है, रोको भाई रोको तिवारी रोको। जी, रोको। तभी सर कार रोकी गई, हाथ हिलाया जाता है। ऐसे ही सर हाथ हिलाया, कार रुक गई सर। जैसे ही सर कार रुकी, अरे तिवारी जी कैसे हैं? कैसे? तभी सर तिवारी जी बोले अरे मेहता साहब आप परेशान मत होइए। अरे मेहता साहब आप यहाँ बियाबान में परेशान मत होइए। मत होइए। तभी सर वो बोले बोले मेहता साहब मेहता साहब
अरे तिवारी जी अब देखिए ना, हमारी सरकार इतनी बड़ी नालायक है, हमें ऐसी कार दे दी है जिसमें इंजन ही नहीं है। सर मैं बोलूंगा हमारी सरकार कितनी बड़ी नालायक है, सुन लीजिए। इंजन ही नहीं है उसमें। तभी सर तिवारी जी फिर बोले, अरे मेहता साहब आप परेशान मत होइए। तभी सब फिर बोले वो, अरे तिवारी जी बोले कि मेहता साहब आप परेशान मत होइए। जैसे सर परेशान मत होइए उन्होंने बोला, उन्होंने कहा अरे मेहता साहब मेरी डिग्गी में एक स्पेयर इंजन पड़ा है, वो आप ले लीजिए। तो मुलजिम को तुमने यही लतीफा सुनाया? बिल्कुल सर यही सुनाया सर। कोई आश्चर्य नहीं, वो खिड़की से कूद गया। जी सर। नहीं इंस्पेक्टर, इस बात ने मेरे दिमाग की खिड़कियां खोल दी। कई शक जो मुझे महीनों से परेशान कर रहे थे ना, आज जाकर दूर हो गए। मिसाल के लिए अभी कुछ साल पहले मैं भागलपुर गया हुआ था। वहाँ का पुलिस स्टेशन बिल्कुल मेरे होटल के बगल में। अक्सर रात भर वहाँ से चीख पुकार तड़ाक हम जैसी आवाजें आती रहती और मैं एक पल भी सो नहीं पाया। आम आदमी की तरह मैंने भी यही समझा कि सारा पुलिस द्वारा की जा रही मारपीट का नतीजा है। पर अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मैं कितना गलत था। दरअसल जो चीखें थी वो हंसी थी, खुशी की किलकारियां, और तड़ाकदम कुछ और नहीं, जांघे पीटने और ताली बजाने की आवाज थी। नहीं मैं सुन चुका हूँ, वो क्या सुहाग रात का सीन। अब समझ में आया क्यों अक्सर सीधे साधे जिंदगी से उकताए हुए लोग एकाएक इनकलाबी या आतंकवादी बनकर अपने आप को गिरफ्तार करवा देते। दरअसल वो भोले भाले लोग जिंदगी में सिर्फ एक बार पेट भरकर हंसना चाहते हैं। वो साला आतंकवादी इस वक्त भी नर्क में पड़ा पड़ा ठहाके लगा रहा होगा। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपने कहा था कि आप हमारी मदद करेंगे, लेकिन जब से आप आए हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के अलावा आपने और कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी। हमने गाना गाया, हमने आपको दिखा दिया कि हमें कितनी इंसानियत और गर्मजोशी है। मैं वादा करता हूँ अब मैं बिल्कुल मजाक नहीं करूंगा। दरअसल हमें असली मुद्दे से शुरुआत करनी चाहिए। अब पूरी संजीदगी के साथ शुरुआत करते हैं। इंस्पेक्टर तुमने इसे एनकाउंटर क्यों नहीं शुरू? इसीलिए सर अगर क्या मतलब? एनकाउंटर मतलब रिवॉल्वर में गोली डालो, चिपकाओ और मारो। से फालतू में से खुदकुशी का मामला बनाकर अपने सिर पर मुसीबत मोल ले ली। आराम से गोली मार के किनारे करना था। सर एक खुदकुशी का मामला, उस हरामी को छलांग लगाने से लगा दी बस। हाँ। ठीक है हम छलांग से शुरू करते हैं। इस वक्त उसकी बेवकूफी भरी हरकत की कोई ठोस वजह नहीं मिल रही है, फिर भी कोई बात नहीं। आतंकवादी यहाँ बैठे हैं, उस पर दौरा पड़ता है, वो उठता है, भागता है। उसकी मदद किसने की? क्या मतलब? लाइक दिस यू नो, खिड़की फिर हवा में कुछ ऊंची कूद हो जाएगी ना, या तो आदमी इसके लिए काफी दूर से दौड़ कर और छलांग मार दे। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि हम नहीं, आसपास कोई स्प्रिंग बोर्ड था या फिर सर्कस नेट टाइप की कोई चीज? और आपने फिर शुरू कर दिया। अरे मैं तो एविडेंस को पुख्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर उसकी एड़ी में कोई स्प्रिंग तो नहीं थी? सर उस हरामी की एड़ी में बहनचोद कोई स्प्रिंग नहीं थी। ओके, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा, एक आदमी जिसका कद 5 फीट 1 इंच है कैसे किसी सीढ़ी, सर्कस नेट या बहनचोद स्प्रिंग के यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है, वो भी तब जब यहाँ पर 4 ट्रेन पुलिसमैन मौजूद है। जरा इस कमरे को ध्यान से देखो। मैं दावे से कह सकता हूँ कि उस वक्त आप में से कोई ना कोई खिड़की के आसपास जरूर होगा। जी सर, दरअसल सब कुछ बड़ी जल्दी हो गया सर। साहब वो बहुत तेज था, जैसे कोई खिलाड़ी। I see। हाँ, और साहब वो तो कूदा, तो मैं उसका पैर पकड़ पाया। तो तुमने सब पाँव से पकड़ा? हाँ, और जब मैंने उसको पाँव से पकड़ा, तो उसका जूता निकल के मेरे हाथ में आ गया। जूता तुम्हारे हाथ में? हाँ। यानी मुलजिम को बचाने की तुमने कोशिश की। बचाने की कोशिशों का जोरदार सबूत, तुम लोग बच गए। शाबाश हवलदार। क्या कोरा के साईं मार सके ना। हवलदार जी मेरा तो ये इनाम मिलेगा। बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक मिनट, एक छोटी सी चीज है जो फिट नहीं हो पा रही। मुलजिम की क्या 3 टांगे थी? क्या मतलब? इस रेल कर्मचारी की जिसने खुदकुशी की, अगर बाय द वे 3 टांगे थी फिर तुम सेफ है। You already Don't get excited! नहीं तो यूं ही सब खत्म हो जाएगा। देखो पेज 5 पर जज के एविडेंस के मुताबिक हवलदार का कहना वही है जो उसने अभी कहा, लेकिन पेज 16 पर उन 4 गवाहों के बयान के अनुसार, जिसमें वो की रिपोर्टर भी शामिल है, उसका चुमर ने 4 जूते पहन रखे थे जैसा कि हर दोपहर पहनता है, और ये बात वो कसम खाकर कहते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। फिर भी है। पता नहीं सर ऐसा कैसे हुआ। एक ही चीज हो सकती है, हवलदार तेजी से दौड़कर नीचे की किसी मंजिल पर पहुंचा और लहराता हुआ आतंकवादी जैसे ही उधर खिड़की से गुजरा, इसने तुरंत वापस उसका जूता ऐसे पहना दिया। टक। देख रहे हो? ठीक है, तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन है? हाँ सर ठीक है सर, ऐसा हुआ सर, मुलजिम का ना सर एक जूता काफी बड़ा था सर, उसमें तल्ला ना होने की वजह से उसने उसके नीचे एक छोटा जूता पहन लिया, और ये बड़ा जूता निकल के सर हवलदार के हाथ में आ गया सर। या
फिर सर ये भी कहा जा सकता है कि उसके ना जो पाँव थे जो सर एक दूसरे की तुलना में छोटे बड़े थे, और ये दोनों पाँव बराबर दिखाई दे, इसीलिए सर उसने ये तरकीब अपनाई क्योंकि वो पता ना लगे सर। एक पाँव में 2 जूते। हाँ, एक पाँव में सर 2 जूते। अच्छा, आप ये बात इतनी गड़बड़ है नहीं जितनी हमें लग रही है। ये महाचूतियापंथी की बात है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि उसके पाँव छोटे या बड़े थे। साहब ये भी तो हो सकता है कि उसने जो पहन रखा हो वो गमबूट हो, आजकल कोई भी गमबूट नहीं पहनता। और बारिश का मौसम भी नहीं। लेकिन वो ये भी तो सोच सकता है ना कि बारिश हो जाए। ये गमबूट महाबकवास चीज होती है, और कोई भी आतंकवादी गमबूट पहन के मरना भी नहीं चाहेगा। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सर। हवलदार जी साहब। भाग में जाओ तुम। अरे मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। आप एक नंबर के गधे हैं। सर छोड़िए सर, सर वैसे आतंकवादी होते बड़े संगी, हो सकता है वो गमबूट पहने रहा हो सर। तो कहाँ है वो मादरचोद गमबूट? ना तो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में है, ना मरे हुए आदमी की चीजों में। अरे उसके हाथ में जो जूता था वो जूता ही था। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये इसे हमारे बयान दे चुकने के बाद तुमने उसमें रख दिया था। मैं तो बेवकूफ कहीं के शीशी कर रहा है। बराबर साले। देखो इसमें पर्ची भी लगी है, आइटम नंबर 29 भी एक जूता गमबूट नहीं। गधो, ये किसकी हैंडराइटिंग है? सर ये तो मैंने आपके कहने पर लिखा था ना। मेरे कहने पे? तो तुम लोगों का इन सब से कोई सरोकार ही नहीं है। तुम भी मेथोडोलॉजी। तो सब कुछ मैंने अकेले ने किया। हाँ? सर मैं तो हंस रहा था सर। हवलदार तुमने यही कहा था ना? हाँ। अरे वो क्या हंसी है? हंसो। हंसते क्यों नहीं? मैं तो उसे धमका रहा था, सब कुछ तो तुमने किया है। क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? आपने उसे धक्का दिया। मैंने? हाँ। मैंने? हाँ। मारूंगा सारे भी। सब कुछ मैंने अकेले ने किया। मैंने अकेले उठा उसे। बेहतर है इससे भी सुन लिया जाए। मैंने एक लफ्ज भी नहीं सुना, मैं पढ़ रहा था। हेलो जी, एक मिनट सर, आपसे मिलने कोई जर्नलिस्ट आई है, नीचे इंतजार कर रही है। ओहो, एक्सप्रेस की रिपोर्टर खात्मा हो। आज उसे मैंने इंटरव्यू का टाइम दिया था। सर वो इस सिलसिले में तो नहीं आई है ना? अरे आओ, किस सिलसिले में आगे चूतिए? जी ऑफिस से फोन आया था, मुझे समझा उसे शांत किया जाए। सर मैंने उसका कॉलम पढ़ा है, वो किसी नागिन से कम नहीं है। बेहतर है इस वक्त उससे मिल लिया जाए, उसे खामोश करना बहुत जरूरी है। पर सर आपके इंक्वायरी का क्या होगा? मैं इंतजार कर दूंगा। ठीक है, आप मेरे ऑफिस में बैठिए, मैं उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाने की कोशिश करूंगा। लेकिन वैसे यहाँ भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर अगर उसने पहचान लिया कि फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। नहीं, एक तरह से जज साहब का यहाँ रहना हमारे लिए फायदेमंद है। अगर वो कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछेगी तो इनकी होशियारी हमारे काम आ पर जाएगी। दिक्कत तो ये है, अभी तक किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाए हैं। हो जाएगा। हवलदार, थोड़ा जगह ठीक ठाक कर दो, सुनो जूता निकाल लेना। वैसे मैं पीछे बैठा रहूंगा, जैसे ही आपको मेरी जरूरत पड़े ना आंख मार दीजिएगा, मैं तुरंत अपनी टांग अड़ा दूंगा। आप कितने अच्छे हैं उड़ाना। बस तुम्हारा एक ईगो रहा और सब कुछ गुड़गोबर हो जाएगा। जज साहब कुछ और नहीं बन सकते क्या? क्या? क्यों नहीं, मैं क्राइम ब्रांच का साइकियाट्रिस्ट बन सकता हूँ। नहीं, मैं मुंबई फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के इंचार्ज एक कैप्टन मधु जोशी को जानता हूँ। सर आप नहीं अरे साहब ये तो बहुत अच्छा रहेगा ना। अगर वो अपने आर्टिकल में कुछ तोड़ मरोड़ के लिखेगी तो हम इन्हें गवाह की हैसियत से बुला भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट का रोल करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। पर एक दिक्कत है, मैं बगैर कॉस्ट्यूम काम नहीं करता। अब ये कैसे होगा? ले परेशान मत हो, मेरे पास कुछ सामान है, कुछ पीछे से मैनेज कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, उसे बुला लो। सुनो, उसे सीढ़ियों से दिवा लो। भेज दो भाई, भेज दो। मैं 1 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। सर हम आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकते अरे मैंने हमेशा जरूरत के वक्त पर अपने दोस्तों का साथ दिया है। हैं? थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। ये आदमी साला जीनियस है। कम इन। फातिमा बासी। मिस अब्बासी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। माय सेल्फ सुपरिटेंडेंट वर्मा। फोन पर मुझे से आपकी बात। हेलो, ये इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज इंस्पेक्टर फाउज है। प्लीज टू मीट यू। Pleasure is all mine. आइए बैठिए, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। जी मैडम, कुछ ठंडा गरम क्या लेंगे? जी सर, मैं फालतू बातों में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जिस तरह से मैजिस्ट्रेट साहब ने इस बिल्डिंग में हुए हादसे को दबाने की कोशिश की, उससे हमारा अखबार बहुत खुश नहीं है। माफ कीजिएगा मैडम, हो सकता है कि आपके मालिकों को फैक्ट्स की बजाय रिवर ज्यादा पसंद हो। आई डोंट थिंक सो। छोड़िए इन सब बातों को। तो हवलदार, ले आओ। हाँ चाय पानी? हाँ हाँ नहीं थैंक यू सर, नहीं। सर आपने कॉलम भी पढ़ा है इसके बारे में? हाँ, मैंने आपके बारे में कॉलम पढ़ा है। आप बहुत ही दिलेर और इंसाफ पसंद औरत हैं। थैंक यू।
मैं इंस्पेक्टर साहब से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, why not? Sure. आपको लोग झरोखे लाल क्यों कहते हैं? Shut up! जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। ये उस लेटर की कॉपी है जो आजकल नैनी जेल में बंद एक पॉलिटिकल प्रिजनर ने लिखा था। चौथी मंजिल के इंचार्ज इंस्पेक्टर ने मुझे जबरदस्ती खिड़की की पट्टी पर बिठाया। मेरे दोनों पांव बाहर हवा में लटके थे और कहा कूद जाओ। कूदते हो या तुम्हें हिम्मत नहीं है। उन्होंने मुझे धक्का देने की भी धमकी दी। मैं बुरी तरह से डर गया था। I object to this. घबराने में करिए आता होगा। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, आप प्रेसिडेंट की बात, पुलिस ऑफिसर की बात से ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। वैसे मेरा कुछ कहना मायने नहीं रखता है। सुप्रिटेंडेंट। ओह, शायद मेरे कुलीग मेरी कुछ मदद कर सके। माफ कीजिएगा, मैंने उन्हें भी इनवाइट कर लिया था। He is a forensic expert from Bombay. Come in, sir, come in. कैप्टन मधुर जोशी। सर, मिस फातिमा अब्बासी। बहुत खुशी है आपसे मिलकर। Pardon my steep hand, ये कारगिल लड़ाई की यादगार है। 2611। खैर अब तो सब कुछ इतिहास हो चुका है। कोई बात नहीं। सॉरी, नो स्मोकिंग। यहाँ सब जगह सूखी लकड़ी है। प्लीज मिस, बुरा मत मानिएगा। मैं जरा अपने लट्ठों को यहाँ टिका दूं? जी जरूर। हाँ, टॉपिक क्या था? झरोखा दर्शन। वेरी गुड। बिलिंगडन के इमरजेंसी वार्ड के रिपोर्ट के मुताबिक उस खुदकुशी वाली रात एक कॉल स्विच बोर्ड पर रिसीव की गई। वक्त था 12:02। ये कॉल इस हेडक्वार्टर से एक एम्बुलेंस के लिए की गई थी, जबकि खुदकुशी के चश्मदीद गवाहों का कहना है कि वो हादसा रात 12:03 पर हुआ। अब बता सकते हैं एम्बुलेंस पहले क्यों बुलाई गई? दूरदर्शी है, सावधानी बरतना कोई गुनाह नहीं है मैडम। कई बार किसी हादसे के अंदेशे से ना हम एम्बुलेंस पहले ही बुला लेते हैं मैडम। हाँ, हो सकता है जिस ग्रीन एक्सचेंज ने हमारी कॉल को रजिस्टर किया हो स्लो रही। मुझे भी सर यही लग रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात है। अजीब क्यों मिस? ये हिंदुस्तान है, कोई स्विट्जरलैंड नहीं। यहाँ हर इंसान अपनी घड़ी स्लो या फास्ट रखने के लिए पूरी तरह से आजाद। हमारा मुल्क आर्टिस्ट और इंडिविजुअल्स का मुल्क है। हम हमेशा से अपनी आदतों और रिवाजों के खिलाफ रहे बहुत हैं। अच्छा कैप्टन। यार तुम अपने मेरी आंख बचाकर, आँख सर यहाँ पर। ये शीशे की जोर तक पड़ने पर गिर जाती है। मिस फातिमा इधर सुनिए। आप कहना क्या चाहती हैं ये बताइए। इन्वेस्टिगेटिंग जज की रिपोर्ट में कहीं भी आतंकवादी के गिरने के पैराबोला का कोई भी एक्सपर्ट एनालिसिस नहीं है, जबकि ऐसे केसेस में पैराबोला काफी इंपॉर्टेंस रखता है। पैराबोला क्या बोला? काफी खूबसूरत लफ्ज है। हाँ, ये होता क्या है? किसी भी चीज के गिरने की लाइन, इसे ये तय किया जा सकता है कि जब आतंकवादी गिरा तो वो जिंदा था या मरा हुआ। समझ लीजिए कि अगर वो खुद अपनी इच्छा से कूदता है तो एक झटके से कूदेगा। इस तरह उसकी बॉडी बगैर बिल्डिंग से टकराए गिरेगी, लेकिन लगता है कि वो बिल्डिंग से रगड़ खाता हुआ गिरा, क्योंकि उसके जिस्म पर खरोच और फ्रैक्चर्स पाए गए। इसके अलावा अगर उसके हाथों में चोट आई है तो इसका मतलब अपने आप को बचाने की इंस्टिंक्ट की वजह से उसके हाथ सामने फैल रहे होंगे। ये इस बात का सबूत है कि गिरते वक्त वो होश में था या नहीं। आप एक बात भूल रही हैं मिस फातिमा, ये खुदकुशी का मामला है। अगर वो हरामी मरना ही चाहता था तो हाथ क्यों फैलाएगा भला? यार तुम अपने हाथों को छुपा नहीं सकते? आप उसके गर्दन पर पड़े निशानों की वजह बता सकते हैं? मैडम, आप ज्यादा उल्टे सीधे सवाल ना पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल ये फाइनल इंट्रोगेशन के दौरान जब एक सिपाही के सब्र का बांध टूट गया और उसने मुलजिम के गर्दन पर एक मुक्का जड़ दिया। क्या? बात है अफसोस की, पर है सच। आपका दिमाग फिर चुका है। 16 बार उस मुक्के से मुलजिम पर एक छोटा सा पैरालिसिस का दौरा पड़ा। उसे सांस लेने में दिक्कत। तुरंत एम्बुलेंस के लिए बिलिंगडन फोन किया गया। उसी वक्त 2 अफसर उसे खिड़की के पास ले गए ताकि वो ठंडी ताजी हवा का सेवन कर सके। अब जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, दोनों अफसर ने ये सोचा कि दूसरा उसे कस के पकड़े हुए इसे मुझे देना हो कि इसी बीच गया हुक्म नीचे। अब बताइए इन सबको आप क्या कहेंगे? ब्रिलियंट, सुपर्ब सर। कितना आसान, कितना महान। बहुत अच्छा कैप्टन। लो हो गए छुट्टी। क्या हुआ सर? मैंने कहा ना वो चली गई। कौन सर? मेरी आंख ढूंढो सब लोग। A very clever explanation, Captain. नॉट बैड, पर दिमाग पर जोर डालने से सिर दुखने लगता है। मुझे मानना पड़ेगा, इस वर्जन से तो कई मुद्दे साफ हो जाते हैं। एम्बुलेंस का पहले बुला लिया जाए ना बेजान। जज द्वारा इस्तेमाल की गई अजीब सी टर्मिनोलॉजी। कौन सी अजीब सी टर्मिनोलॉजी? हाँ मिस फातिमा, जरा खुलासा करके बताइए। मिली? सर वो है किस रंग की? ट्रांसपेरेंट है गधे। आंख हमेशा ट्रांसपेरेंट होती है। मैं इंक्वायरी के वर्डिक्ट के बारे में कह रही थी। जज के मुताबिक मौत की वजह एक्सीडेंटल है, जबकि पुलिस का यह दावा था कि ये खुदकुशी का मामला है। कम इन। अरे बाप रे, माफ कीजिएगा सर, अगर मैंने डिस्टर्ब किया हो। मैं तो सिर्फ ये दिन आया। यह क्या? मेरी नाक। नहीं,
भूमि विकास बैंक में जो बम फटा था सर, उसका रिप्रोडक्शन। ओह वेरी गुड वेरी गुड। ये ब्रेड है जी सर। आप क्या क्या था? मेरी आँख, तुम्हारा ये। डरिए नहीं, ये फटेगा नहीं सर, इसका मेन था डिस्कनेक्टेड। देखा तुमने इसकी क्या दुर्गति कर दी है। सुनिए, इसे धोने के लिए एक गिलास पानी लाएंगे? जी। आपका अचानक काफी परिचित लग रहा है। बिल्कुल लगेगा। हम दोनों की एक एक आंख पर पट्टी जो बदली है। अरे चलिए मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। ये है इंस्पेक्टर वाजपेयी, चीफ ऑफ फॉरेंसिक कैप्टन मुकुंद जोशी। जोशी नाम उनके सर, जोशी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कहाँ जानते हो? तुमने मुझे दांत मारी, तुम फिर मुझे मारो, लेकिन क्यों? बस 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 हो गया। मैं जानना चाहता हूँ तुमने मुझे मुक्का क्यों मारा? वैसे तुम्हें मौका नहीं लात मारिएगा। क्योंकि तुमने मेरी इंसल्ट की और मुझ पर बाधा। बाधा तुमने। मेरा सिर चकरा रहा है। देखते रहे, आपसे कोई मिलने आया है। ठीक है सर, लेकिन ये कैप्टन मधुर जोशी हैं। समझे नहीं? जोशी पानी। थैंक यू। इस बात का बासी हम तुम्हें बाद में सब बताएंगे। ये सब बासी जर्नलिस्ट हैं। अब समझे नहीं? यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए आई हैं। ठीक है? अब समझे? How do you do? अगला हेलो मैम। क्या हुआ सर? मैं अपनी आँख निकल गया। वैसे मैडम मिस्टर वाजपेयी इज आवर एक्सप्रेसिव एंड बैलिस्टिक एक्सपर्ट। Oh really? उम्मीद है इससे सिर दर्द ठीक हो जाएगा। मैं इंस्पेक्टर साहब से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ व्हाई नॉट, क्यों नहीं? श्योर। जी मैं एक बात नहीं समझ पा रही। आपका कहना है कि ये भूमि विकास बैंक में फटे हुए बम का रिप्रोडक्शन है। हाँ, जी हाँ, मलबे में पाए गए टुकड़ों पर बेस करके इसे तैयार किया गया। इसका मतलब इसके असली होने के बावजूद भी बम बनाने वाले के बारे में जो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल से मिलती वो इससे नहीं मिल सकती। हो सकता है ओरिजिनल बम एकदम दूसरे तरीके से बनाया गया। मैंने सुना है कि बम बनाने के तरीके से उसके बनाने वाले इंसान का पता चल सकता है। हाँ, ये बात काफी हद तक सही। इसका मतलब बम फटने के साथ ही उस इंसान की पहचान भी खत्म हो जाती है। हाँ, 10 में से 9 बार ऐसे ही होता है। लेकिन हाल ही में ऐसे कई केसेस हुए जिनमें बम फटने से पहले ही नजर आ गए। दिल्ली में पालिका बाजार और इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन में बम फटने से पहले मिल गए। आराम से बात की। अब बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि बजाय इतने इंपॉर्टेंट एविडेंस को किसी लेबोरेटरी में डिसमेंटल करवाने के इसे इसी बिल्डिंग में काम करने वाले एक अफसर ने तुरंत एक्सप्लोड करवा दिया। मैं दावे से तो नहीं कह सकता। इंस्पेक्टर वाजपेयी, उम्मीद है आप मुझे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की चीफ की हैसियत से कुछ कहने की इजाजत देंगे। अरे ये क्या कर रहा है? बहुत ही खतरनाक चीज है, उसे नीचे रख दो। देखिए मिस फातिमा, इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर मैं कह रहा हूँ यार भी वो नहीं। कौन है? चुप। देखिए किससे साहब आप जानते हैं ना आप क्या कर रहे हैं? मुझे जरा भी आइडिया नहीं। देखिए मिस फातिमा, इस तरह की फॉर्म में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। ये देखिए कितने ढेर सारे वायर्स हैं और ये है प्राइमिंग डिवाइस। अब हो सकता है ये डबल टाइमिंग का प्राइमिंग डिवाइस भी हो सकता है और ये है एसिड बूबी ट्रैप। अब हो सकता है इसे डिसमेंटल करवाने में पूरा दिन निकल जाए कि अभी काम शुरू नहीं हुआ कि धड़ाम! जान गंवाने से तो बेहतर है कि एविडेंस की बलिहारी दे दी जाए। क्यों आप नहीं मानती? I'm convinced। मैं भी सर, मैं भी। मैंने तो अपने आप को ही कन्विंस कर लिया। नॉट बैड है। वेरी गुड, बहुत अच्छे कैप्टन, बहुत अच्छे। वेरी मैंने बताया था ये चमड़े का है। बात पे तुम भी कुछ बोलो। वाकई बता दो कि हम किसी से कम नहीं हैं। ये ओरिजिनल बम तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, वो तो किसी प्रोफेशनल काम था। शायद कोई मिलिट्री का आदमी। हो सकता है। अब मैंने क्या किया? मतलब ऐसे कामों में हाईली स्किल्ड और टेक्निकली एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है। लेकिन क्या बात है कि आप लोग अक्सर स्टूडेंट्स या रेल कर्मचारी जैसे भोले भाले लोगों को पकड़ लेते हैं जो बम बनाने के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और जब वो मर जाते हैं तब आप उनको आतंकवादी, नक्सलाइट या अराजकता को घोषित कर देते हैं। अब जैसे रेलवे वर्कर इस बेचारे ने एक छोटी कमजोर सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई अपने लोगों की छोटी मोटी जरूरी सहूलतें दिलवाने के लिए, और आप लोग उसी पर टूट पड़े। माफ कीजिएगा मैडम, उनकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी जरूर है पर कमजोर करते ही नहीं है। ये दिखावा मात्र है। और इस दिखावे के पीछे क्या है मैं बताती हूँ। 10 लोगों का एक ग्रुप जिनमें से किसी दफ्तर का मुखबिर था, 2 रेलवे पुलिस के आदमी और चौथा रेलवे अथॉरिटीज का एजेंट। इसके साथ एक बात बताइए, ऐसी और कितनी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रेड यूनियंस में आपके आदमी भरे पड़े हैं? नहीं मैडम, इन्हें इन्फॉर्मर के लिए हम कतई शर्मिंदा नहीं है। यही तो हमारी ताकत का राज है। यही तो हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमें वार्न करते हैं और हालात काबू में रखते हैं मैडम। कमाल है इंस्पेक्टर, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन पर आपका इतना कंट्रोल था तो ये लोग अपने तोड़ फोड़ के काम इतने बढ़िया और सफल तरीके से करने में कैसे कामयाब हो गए? और इन्हें रोक पाना तो दूर की बात, आपको इसकी खबर तक नहीं मिली। मैडम दरअसल जिस दिन इस ऑपरेशन की प्लानिंग हो रही थी ना, बदकिस्मती से उस दिन हमारा मुखबिर ग्रुप से गैर हाजिर था मैडम। यस, उसकी बीबी को बच्चा होने वाला था। है बड़ा हरामी। और इस दूसरे इन्फॉर्मर का क्या हुआ जो रेलवे अथॉरिटीज का एजेंट है? मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं इससे कहीं मिल चुका हूँ। माफ कीजिएगा मैडम, वो इन्फॉर्मर हमारा नहीं था।
इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। तो प्रेस वाले इसका ये फोटो क्यों छापते रहते हैं जिनमें पुलिस हेडक्वार्टर्स में आता जाता दिखाई देता है? वेल डन मिस फातिमा, वेल डन। सुप्रिंटेंडेंट मान क्यों नहीं लेती, ये सच कह रही है। थैंक यू। सर मैं इसे जानता हूँ, बता रहा हूँ, मैं इसे जानता हूँ। या हम भी जानते हैं। तो आप ये होने क्यों दे? इसे अपने पास रख लीजिए, मेरे पास और भी है। इस लड़की ने नाक में दम कर योर ऑनर, लिसन, पिछले 14 महीनों में इस तरह के 173 हादसे हुए। इसका मतलब हर महीने में 12 या हर 3 दिन में 1 हादसा। इनमें से अधिकतर हादसे छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र के खेरवाड़ी जैसे इलाकों के मूवमेंट में या फिर सांप्रदायिक दंगों में हुए। और ये प्रूव भी किया जा चुका है कि इनमें से 102 मामलों में राइटिस्ट लोगों का हाथ था। और इस बात के काफी संकेत मिलते हैं कि इनमें से 71 मामले एंटी सोशल एलिमेंट्स या फिर गुंडों की कारस्तानी थे। इस सब के बारे में आपका क्या ख्याल है सुप्रिंटेंडेंट? आप बड़ा के नहीं बोल रही मैडम। पर ये सच है। मैडम ऐसा करते हैं, हम चेक कर लेते हैं। अगर आप चेक कर ही रहे हैं तो साथ साथ ये भी चेक कर लीजिएगा कि इनमें से ऐसे कितने मामले हैं जिन्हें लेफ्टिस्ट या ट्रेड यूनियन की हरकत बताया गया है। अरे आप इस उकसाने वाली टैक्टिस से हासिल क्या करना चाहते हैं मिस फातिमा? कहीं आप ये कोशिश तो नहीं करिए कि हम ये कबूल कर ले कि बजाय इन अहमद ट्रेड यूनियन मेंबर्स के पीछे पड़ने के, जिनमें हमारे इन्फॉर्मर्स और जासूस घुसे पड़े, हमें दक्षिणपंथी और दूसरी पार्टीज पे ध्यान देना चाहिए जिन्हें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फाइनेंस कर रहे हैं। कहीं आप ये सजेस्ट तो नहीं करिए कि हमें अपना ध्यान उधर देना चाहिए जिन्हें इन सबसे फायदा होता है। एंटी सोशल एलिमेंट्स और मंत्रियों के रिश्तों को एक्सपोज कर दे, मंत्री पुत्रों की काली करतूतों का भांडा खोल, और तो और सीनियर गवर्नमेंट अफसर की भी पोल खोल दे। पागल हो गया है? अगर आप वाकई में कुछ अचीव करना चाहती है ना, तो आपको असली गंदगी को ही बाहर लाना पड़ेगा। और मिस फातिमा, यहाँ पे मैं आपसे एग्री करता हूँ। क्या एक पुलिसमैन की मुंह से ऐसी बातें? मैं तो हैरान हूँ। पागल, सनकी, ये वही है बादल जो सनकी। सर, मुझे मालूम है ये आदमी कौन है, मैं इसे जानता हूँ। आप अपनी जानकारी अपने पास नहीं कर सकते। अरे सर, मैं इसे जानता हूँ, इसने मेकअप कर रखा है। अरे हम भी जानते हैं यार। ये भी पागल है। पागल कब हो गया? मैं नहीं रहूंगा खामोश, मैं अपनी बात प्रूव कर सकता हूँ। देखो सर, इसकी एक आँख ठीक। हाँ, इसकी एक आँख ठीक है तो। अरे सर, इसकी दोनों आँख ठीक है। अरे बात भाई, ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। अगर इसकी एक आँख ठीक है तो इसको पट्टी क्यों मार देता? इधर सुनो, बताओ। मस्ती के लिए। अरे ये जो देखिए मिस फातिमा, ये जो बुजुर्गा कटली सरकार है ना, उनको इन सब स्कैंडल से राय रखती भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप वाकई में कुछ अचीव करना चाहती है ना, तो आपको जड़ पर ही वार करना पड़ेगा। जब हमारी गवर्नमेंट इस तरह से डिजाइन की गई हो, जो केवल एक तबके द्वारा दूसरे तबके के एक्सप्लॉयटेशन पर जिंदा रह सकती है, तब उसके लिए करप्शन बिकम्स अ रूल। इसलिए कह रहा हूं कि दिखाइए, ये घटिया हरकतें सरकार की सनक की मिसालें हैं। ये छोटे मोटे स्कैंडल खड़ा करके एक तरीके से आप सरकार को मजबूत कर रही हैं। आप उनको अपनी असलियत छुपाए रखने का मौका मत दीजिए। आप है कौन? मैं बताता हूँ। मैं क्या सर, उसकी टांग नकली है। अरे वो तो नकली टांग है, बात इसमें क्या? क्या नकली हो गया? अरे सर, वो नकली टांग है। मैं ढूंढू, ये पैड है, क्रिकेट खेलते हैं इससे। सर, ये उसके पैर से बंधा हुआ है। ठीक ये है। सब हो क्या रहा है? दरअसल इंस्पेक्टर साहब को मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है। अरे मुझे कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। मैडम, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, ये आदमी जो है वो नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, नहीं तो मैं एक को गोली मार दूंगा। की क्या मजाक है यार? सुना नहीं हेड्स अप? कुछ हो अब आगे तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं। ये बेटा काम ना हो, लोग देख रहे हैं। यू काम डाउन हेड्स अप, दर्शक देखते हैं तो देखें। आई एम सॉरी। चलो दर्शकों की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। ओके मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो इन्हें जरा खिड़की से बांध दीजिए प्लीज। देखिए सर, आई एम सॉरी सर, लेकिन अपनी बात सुनाने का मेरे पास एक यही रास्ता बचा था सर। अब आप मेहरबानी करके बताएंगे कि आप कौन हैं? बड़ी खुशी अरे से। नहीं, सब प्रॉब्लम बिगड़ जाएगा बाद में। सारे डॉक्यूमेंट दिखाओ, साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट भी। देखिए मिस फातिमा, हिंदुस्तान को आजाद हुए 67 साल हो चुके। तब लोगों ने आजादी से क्या क्या उम्मीदें लगा रखी, तब से लेकर आज तक उन्हें मिला क्या? सिर्फ बड़ी हुई कीमतें और झूठे वादे। आप सही कह रहे हैं। सब्जेक्ट टू पैरालाइसिस, मेंटल हॉस्पिटल आगरा, बरेली, रांची, देखा? हिस्टोमेनिया सर, फाइलोमेनिया, डिप्सोमेनिया। तेरा मतलब एक पागल आया अपने आप को जज बताकर दोबारा इंक्वायरी शुरू कर दी। हाँ। इसने हमें गाने में मजबूर किया। सर ये सन की है, पागल है ये। सोचता हूँ किसने मुझसे क्या क्या करवाया था। अरे, जो मैं अब करवाने जा रहा हूं सबके सामने, तो ये कुछ भी नहीं। जब से आया हूं तब से लेकर अब तक एक एक बात रिकॉर्डेड है विद पिक्चर्स। तुम? हाँ। तुम जानती हो इसे? हाँ, ये तो पल्लव दास है, परमानेंट रेवोल्यूशन का हेड, संघर्ष मैगजीन का बदनाम सब एडिटर। वाजपेयी, चलो कोई। साला किसने ले पाया? अरे मैं तो ऐसा कतई करूं। ओ गॉड नो। वाजपेयी तो घबराने फटेगा नहीं। मेरी उंगली की बस एक हरकत काफी और बुम
main tie disconnected. शर्त लगाते हो? ये कहाँ से मैं आया? हमेशा ऐसी छोटी मोटी चीजें अपने पास रखता हूँ, मौके जरूरत पर काम आ जाती है। पिस्तौल डेस्क पर रखो जल्दी और अपनी मंडली में शामिल हो जाओ। और तुम इस टेप का क्या करोगे? 500-600 कॉपी बनाकर इधर उधर बांट दूंगा, काफी बड़ा स्कैंडल बनेगा। इस बात में आपको तो खुश होना चाहिए। और हाँ, आप लोग ये सब देख नहीं पाओगे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपको यूं ही सही सलामत छोड़कर चला जाता हूँ तो 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी लाश यहाँ मौजूद होगी। एनकाउंटर का शिकार, चाबियां इस बात में दोनों। और मैं चाहता हूँ कि ये सब छपकर सड़कों पर बिके, तो मुझे इसके लिए कम से कम 1.5 दिन का वक्त चाहिए। सब क्या हो रहा है? ये बम करीब 5 मिनट में फट जाएगा। नहीं। हाँ, तुम पागल हो गए हो क्या? एक मिनट। तुम इन्हें ऐसे नहीं मार सकते। तुम्हें क्या लगता है ये ऐसा नहीं करते? ये आज तक किया भी नहीं है। इनकी शक्लें देखिए, हिटलर और मुसोलिनी की औलाद है ये वही नस्लें हैं। देखो, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। मैं कुछ और भी करता हूँ तो 1 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह मियाँ का पूरा किस्सा सुना रहूंगा। लेकिन इंसाफ सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। वैसे ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन मेरे पास तुम इन्हें मारकर इनसे बेहतर साबित नहीं होगे। हाँ, तुम ये जरूर दिखा दोगे कि डेमोक्रेसी के नाम पर तुम अल्ट्रा लेफ्टिस्ट किस हद तक जा सकते हो। अरे देखिए, मैं खुद वायलेंस पसंद नहीं करता। तो फिर तुम ये सब कुछ एक क्यों? मिनट। अगर हम कुछ भी बदलाव लाना चाहते हैं, अत्याचारों को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें पूरे सिस्टम को एक्सपोज करना बहुत जरूरी। और ये बात मौजूदा सिस्टम और उनके इन पिट्ठुओं को कतई पसंद नहीं आएगी। ये हमें तरह तरह से रोकने की कोशिश करेंगे। फालतू में नॉन वायलेंस का नारा लगाते हुए जान गंवाना बेवकूफी है। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? बम फटने में सिर्फ 2-3 मिनट रह गए, तुम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हो। इस सब का क्या मतलब? मतलब ये है कि दुनिया में सोशलिज्म शांतिपूर्ण तरीके से आ जाएगा, ऐसा सोचना बेवकूफी है। ये सब बकवास है कि बुजुर्ग डेमोक्रेसी धीरे धीरे बदली जा सकती, या फिर मजदूर बिना कैपिटलिस्ट सत्ता को नुकसान पहुंचाए आजादी पा सकते हैं। You are an extremist. पागल गुंडे, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं करने दूंगी। मैं चाहो तो रोक लो। ठीक है, मैं तुम्हें और तुम्हारी इन घटिया हरकतों को एक्सपोज कर दूंगी। बहुत बढ़िया। और मान तो मुझे भी। इन्हें हमेशा से तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत रही है। तुम इन्हें मारकर दुनिया के किसी भी कोने में बच नहीं पाओगे। क्यों? है हिम्मत? मुझमें तो है हिम्मत, तुम में है हिम्मत। वो रही हथकड़ी की चाबियां, अब मैं तो चला। अब चाहो तो बम खिड़की से नीचे फेंक दो, पर ख्याल है नीचे एक आम रास्ता है। या फिर इन्हें छोड़ो और अपनी कहानी लिखना, लेकिन सारे सबूत मेरे साथ ही खत्म हो जाएंगे। या फिर इन्हें नहीं छोड़ो तो तुम भी मेरे जैसी एक्सट्रीमिस्ट पागल बन जाओगी। सब कुछ तुम पर है। मिस फातिमा प्लीज, मिस फातिमा कम लगे तो जाओ, मिस फातिमा प्लीज। ये चाबियां हो रही हैं, इस बात में चाबियां। छोटा सा बच्चा है मेरा, आप लोग प्लीज इसे बचा लो। प्लीज नाराज मत होइएगा, कुछ सवालों के जवाब धीरे धीरे नहीं मिलते, जबकि आपके पास केवल 30 सेकेंड हो। देखते हैं मिस फातिमा क्या तय करती है। वो चाबी मेरी, चाबी वाली। चाबी मत चाहिए, चाबी इस बात में वो वाली। मिस फातिमा, हैप्पी एंडिंग का तो अपना यही आइडिया है, लेकिन ड्रामा क्रिटिक्स इस बात को कतई पचा नहीं पाएंगे कि एक गुंडा इस तरह से जीत कर चला जाए। यकीनन फातिमा बासित जैसी शरीफ और ईमानदार लड़की का फर्ज है कि दिखा दे कि दुनिया में अभी भी इंसाफ नाम की चीज है। देखते हैं इसका दूसरा वर्जन क्या है। मिस फातिमा, मुझे भी बचा लो प्लीज। अरे क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी मिस फातिमा। बचाओ! बचाओ! अंत चाहे कुछ भी हो, पर तय करना जरूरी है। गुड नाइट। ये हमारी टीम और कहाँ है भैया? कोई बात नहीं। लाइट्स पे थे शैलेश, और म्यूजिक पे थे रवि भूषण और संतोष, और ये हमारी टीम इंस्पेक्टर, एसपी साहब, सुपरिटेंडेंट साहब, हरीश खांडर, होटल नेहा। गुड आफ्टरनून। थैंक यू।